तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का पूछा हुआ सवाल 2023 से 2013 तक जो ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया फिजिक्स का सवाल है उसको आज मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए देखते हैं कि फिजिक्स क्या 2023 से लेकर के 2013 तक कौन कौन से फिजिक्स का सवाल जो है पूछा गया है। तो पहला जो सवाल है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा जो पहला सवाल जो था कि जो है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा आप 10th में आप लोग पढ़े होंगे तो सवाल का आप जवाब बता सकते हैं। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र में पाया जाता है कौन सा लेंस ना, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जो है बनाता है प्रतिबिंब वास्तविक ये बनाता है उत्तल लेंस जो है प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है ना, आँख में होता है कौन सा लेंस। ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि आँख में हम लोग का पाया जाता है उत्तल लेंस। और जो उत्तल लेंस जो होते हैं वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला सवाल जो है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। विद्युत परिपथ में तो हेलो बच्चों, देखते हैं है ना अगला क्वेश्चन जो है क्या है। तो दूसरा जो सवाल है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत परिपथ में आप लोग देखे होंगे आमीटर ना, आमीटर विद्युत परिपथ में जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए इस प्रकार से जो होता है विद्युत परिपथ होता है, इसको विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का, और वोल्ट विभवांतर को मापने के लिए वोल्टेज है ना, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया रहता है। और विद्युत धारा को मापने के लिए विद्युत परिपथ में आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो है सवाल जो है कि निम्न में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति फार्मूला जो है 3 को विद्युत शक्ति का हर साल सवाल पूछता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बच्चे को समझ में जो है ना एग्जाम में नहीं आता है। तो विद्युत शक्ति बराबर जो है आपको सही ढंग से पढ़ाया हुआ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, तो उसमें विद्युत शक्ति को यानी कि कार्य करने की जो है किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे विद्युतीय, यानी कि जितना उपकरण है जो कितना कोई बिजली जो है ना कार्य किया है प्रति एकांक समय में, वही क्या होता है विद्युतीय शक्ति। तो विद्युतीय शक्ति को जो है ना, विद्युतीय शक्ति का 3 फार्मूला होता है, P बराबर V गुने I, यानी V जो यहाँ पर है विभवांतर और I विद्युत धारा है। दूसरा फार्मूला जो होता है V स्क्वायर बटा R। तीसरा फार्मूला होता है I स्क्वायर बटा R। R स्क्वायर जो होता है ये कोई फार्मूला होता नहीं है, तो ये ऑप्शन वाला रहता है बच्चों। तो इसमें 3 फार्मूला होते हैं ना, P बराबर V स्क्वायर बटा R, I स्क्वायर R, R स्क्वायर नहीं होता है। चौथा सवाल जो है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ना, हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपको पढ़ाया गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस में बनता है ना। और अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण है ना, ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है ना। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा
उल्टा होता है। याद रखना ये भी है कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनता है अवतल लेंस में। और दर्पण की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है कौन दर्पण में बनता है, तो अवतल दर्पण में। और है ना, देखा जाए तो अगला जो है सवाल देखते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, किसी बिंदु, है ना, 5वां सवाल देखते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किसी किरणें, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर, किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, मिलती है, उसे फोकस या प्रथम फोकस कहा जाता है ना। इस प्रकार से यहाँ देखिए कि अगर कोई लेंस है और लेंस से किसी बिंदु वस्तु से कोई जो है प्रकाश, किसी बिंदु वस्तु से जो है प्रकाश की किरण आ रहा है, और अपवर्तन होने के बाद जो है जहाँ पहली बार जो है मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर जो है अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रथम फोकस कहा जाता है ना। ये तो हो गया उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में किस प्रकार से होता है कि अवतल लेंस में इस प्रकार से होता है कि अवतल लेंस में अगर इस प्रकार से अपवर्तित होता है तो पीछे जो है इस प्रकार से प्रथम फोकस यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर, किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे फोकस या प्रथम फोकस कहते हैं। छठा सवाल जो है कि ये भी सवाल जो है बच्चों को समझ में नहीं आता है कि रियल में, है ना, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया ढंग से समझाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि किसी शब्दकोश में, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को, यहाँ ध्यान देना है, पॉइंट करना है छोटे अक्षरों को, है ना। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी, ये छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस को पसंद करेंगे, है ना। तो हम लोग जो है छोटे अक्षरों को बड़ा करके ना देखना पड़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि बड़ा जो है ना लेंस, कौन सा प्रतिबिंब जो है, कौन सा लेंस जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा लेंस बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें देख लेंगे, हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनाता है ना। तो पहले ही बच्चों ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हम जानते हैं कि उत्तल लेंस किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस। तो ये दोनों में से कोई भी उत्तल लेंस वाला ही कोई भी ऑप्शन सही होगा। तो इन दोनों में देखिए, एक है 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी और दूसरा है 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी। अब इसमें भी बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी और 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी, इन दोनों में से कौन होगा। तो बच्चों एक पढ़े हैं आप लोग, है ना, एक सूत्र होता है लेंस की क्षमता, है ना। लेंस की क्षमता बराबर जो होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी जिस लेंस की फोकस दूरी जितने ही कम होगा उसकी लेंस की क्षमता उतने ही ज्यादा होगा। यानी जिसकी फोकस दूरी जिस लेंस का कम होगा वो लेंस बढ़िया होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें इन दोनों में फोकस दूरी किसका ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर का या 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी कम है, तो फोकस दूरी जिसका कम रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, उतना ही बढ़िया लेंस है ना। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस नहीं बल्कि 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसी भी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और अगला जो सवाल है 7वां कि फोटोग्राफी यानी कैमरा में अभिदृश्यक के रूप में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो बच्चों याद रखना है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। और 8वां सवाल है कि बोल्ट यानी बोल्ट बराबर होगा, ऑप्शन वाला रहता है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि बोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है, तो बोल्ट होता है ऐसा मात्रक विभव या विभवांतर का। और हम लोग जानते हैं विभवांतर बराबर फार्मूला होता है या विभव बराबर कार्य बटा आवेश, ये बच्चों पढ़े। तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है जिसको जे से सूचित करते हैं, और आवेश का कूलाम होता है यानी, और विभवांतर का वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से जूल बटा कूलाम जो होगा वो वोल्ट बराबर जो होगा जूल बटा कूलाम। अगला जो सवाल है कि 9वां कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को
है ना, हम लोग जानते हैं विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह को, यानी सतत प्रवाह को, यानी विद्युत आवेश जो है सतत लगातार फ्लो करेगा तो इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा का अगर एसआई मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बच्चों एम्पियर, है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर, है ना। इसका एक और डिफिनेशन होता है विद्युत धारा का कि प्रति एकांक समय में जितना आवेश, है ना, जिसको आई से विद्युत धारा को सूचित करते हैं, प्रति एकांक समय में जो है जितना आवेश फ्लो करेगा वही कहलाता है इसका विद्युत धारा। यानी आई बराबर हो गया आवेश बटा समय। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, समय का सेकंड, यानी इसी को बोला जाता है 1 सेकंड बटा 1 कूलम बटा 1 सेकंड को ही बोला जाता है 1 एम्पियर। तो याद रखना है बच्चों, 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम बटा 1 सेकंड बराबर 1 एम्पियर होता है। तो बच्चों यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, लेंगे, आगे देखते हैं उसके बाद। तो आगे देखते हैं बच्चों, आगे जो है कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला सवाल जो है ना 10वां सवाल कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतली गोलीय लेंस की फोकस दूरी अगर लेंस या दर्पण दोनों की अगर फोकस दूरी जो है या गोलीय -15 सेंटीमीटर है तो कौन सा दर्पण और लेंस संभव है? तो हम जानते हैं बच्चों कि चाहे दर्पण हो या लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी जो होता है वह माइनस में ही होता है। फोकस दूरी क्या होगा? माइनस में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कार्तीय चिन्ह परिपाटी में, आप लोगों ने देखा था कि जो वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में इधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में, और इधर हमेशा क्या होता है फोकस दूरी जो है कोई भी दूरी होगा वो माइनस में ही होगा, ठीक है। तो और है ना, और ये अवतल जो लेंस होते हैं, अवतल लेंस में जो है फोकस दूरी जो है इधर बनता है माइनस में, इधर होगा। और अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में जो होगा इधर ही दोनों तरफ क्या होगा? इधर ही दोनों तरफ, यानी चाहे दर्पण हो या लेंस हो, अगर माइनस फोकस दूरी दिया हुआ है तो दोनों जो होगा कैसा? अवतल ही होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो होता है माइनस में होता है। अगला सवाल जो 11वां सवाल है कि कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग है ना ऑप्शन वाला है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आप लोगों ने विभव बराबर कार्य बटा आवेश पढ़ा है। विभव क्या होता है? तो प्रति एकांक धनावेश कूलम को अनंत से लाने में किया गया कार्य, किसी भी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही कहलाता है इस बिंदु का विभव। विभव कैसा मात्रक होता है ना? वोल्ट होता है। तो यहाँ से अगर इन दोनों ऑप्शन को देखा जाए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन को, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मेल खा रहा है? तो यहाँ से देखिए बच्चों, जूल बराबर कूलम गुने आवेश। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कार बराबर फार्मूला गुना हो जाएगा ये दोनों आपस में, तो विभव यानी विभव हो जाएगा। विभव का होता है ऐसा मात्रक वोल्ट, और गुना हो जाएगा आवेश यानी कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, यानी कार्य हो जाएगा जूल, यानी जूल बराबर हो जाएगा वोल्ट गुने कूलम। और यहाँ से वोल्ट जूल बराबर कूलम बटा वोल्ट जो हो जाएगा सही हो जाएगा। जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर नहीं होता बच्चों। तो अगला जो सवाल होता है विद्युत हीटर। विद्युत हीटर की तार की जो कुंडली होता है, विद्युत हीटर आप लोगों ने देखा होगा, हीटर जिस पर रख करके खाना भी बनता है। और विद्युत हीटर जो है, तो विद्युत हीटर का प्रयोग बहुत चीज़ों में करते हैं, विद्युतीय उपकरण है। तो विद्युत हीटर के अंदर का जो तार जो कुंडली होता है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम। और नाइक्रोम का ही प्रयोग क्यों करते हैं विद्युत हीटर के अंदर बच्चों? विद्युत हीटर के अंदर बच्चों क्योंकि नाइक्रोम तार का जो है, यानी नाइक्रोम एक प्रकार के मिश्र धातु होता है, और कोई भी मिश्र धातु का जो है इसका प्रतिरोध जो होता है बच्चों उच्च होता है ना। प्रतिरोध और गलनांक, प्रतिरोध और गलनांक बच्चों दोनों उच्च होता है।
है ना। और हम जानते हैं जिस वस्तु का प्रतिरोध जितने ज़्यादा रहेगा, है ना, वो उतने जल्दी है वो उतने हीट उत्पन्न करेगा, है ना। और गलनांक भी बहुत ज़्यादा उच्च होता है बच्चों। तो नाइक्रोम अगर कौन कौन से धातु का मिश्र धातु होता है, नाइक्रोम मिश्र धातु जो होता है वो होता है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा होता है। तो जो नाइक्रोम होता है बच्चों मिश्र धातु निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा का मिश्र धातु होता है। अगला जो है 13वां सवाल पूछा गया है कि वाट जो होता है, वाट बराबर होगा तो जूल बटा सेकंड होगा ना। वाट बराबर जो बच्चों होगा जूल बटा सेकंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं विद्युतीय शक्ति बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा समय। तो विद्युतीय शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, समय का सेकंड। और अगला जो सवाल है 14वां बच्चों कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त करते हैं। तरंगदैर्घ्य बच्चों क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य आपने 9th क्लास में पढ़ा है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक जो होता है हर्ट्ज। इसलिए तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त करेंगे किसमें, तो हर्ट्ज में। तरंगदैर्घ्य को किसमें व्यक्त करेंगे बच्चों, तो हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, क्योंकि तरंगदैर्घ्य का जो ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य अगर बात करें, तरंगदैर्घ्य होता क्या है बच्चों, तो कोई भी तरंग जो है 1 सेकंड में कितना बार कंपन कर रहा है 1 सेकंड में, वही उसका तरंगदैर्घ्य कहलाता है। यानी अगर बच्चों कहीं अगर लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज, 50 या 20 हर्ट्ज, अगर 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है तो 50 हर्ट्ज का मतलब जैसे ही बताए थे कि हमारे इंडिया देश में जो है एसी करंट का जो आवृत्ति होता है बच्चों 50 हर्ट्ज होता है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब जो है कि विद्युत धारा के अंदर जो तरंग है वह 1 सेकंड में 50 बार क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है, इधर उधर 50 बार कंपन कर रहा है। अगला जो सवाल जो है 15वां कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा यानी किसी चालक तार से यानी कि प्रवाहित विद्युत धारा में कौन सा गतिशील कण होता है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी परमाणु के अंदर जो होता है, आप लोगों ने परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा था कि प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाता है, गति करता है। तो परमाणु के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है, आवेश प्रवाह के यानी किसी चालक तार के अंदर आवेश के सतत प्रवाह को ही बोलते हैं विद्युत धारा। तो आवेश यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गतिशील कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी याद रखना है प्रोटॉन नहीं बच्चों, ठीक है। प्रोटॉन पर भी आवेश होता है लेकिन रियल में इलेक्ट्रॉन। किसी चालक तार के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन न न्यूट्रॉन गति करते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अगला जो सवाल है 16वां कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। दो बिंदु के बीच है ना, यह है V1, ये हो गया V2, इसको यहाँ से यहाँ ले जाना के बीच ले जाना है 12 वोल्ट के विभवांतर को जो है दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाना है। 2 कूलम आवेश को जो है 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, दोनों के बीच जो है 12 वोल्ट का विभवांतर है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बच्चों। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि विभव बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा आवेश। तो यहाँ से कार्य बराबर निकालना चाहते हो तो विभव गुने आवेश हो जाएगा, और विभव यहाँ पर यह विभवांतर जो दिया गया है 12 वोल्ट और आवेश 2 कूलम, तो 12 गुने 2 यानी 24 जूल हो जाएगा। अगला जो सवाल है 17वां कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, यानी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है जो होता है वो है हीरा, या जिसको डायमंड भी बोलते हैं बच्चों। यानी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा या डायमंड। अगला जो सवाल है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति बच्चों अभी देखें 50 हर्ट्ज होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा जो इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी एसी करंट जो होता है, 2 प्रकार के करंट होता है बच्चों, धारा 2 प्रकार के ना। धारा बच्चों जो होता है
वो होता है दो प्रकार के, एक होता है एसी करंट जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, और दूसरा होता है डीसी करंट, है ना बच्चों। एसी करंट और डीसी करंट में आप लोग को अंतर बताया गया होगा, एसी और डीसी करंट में क्या अंतर होता है। यानी एसी करंट जो होता है समय के साथ अपनी दिशा एकांतर क्रम में बदलते हुए गति करता है, और डीसी जो होता है अपनी दिशा एक समय के साथ बदलता नहीं है। डीसी करंट बैटरी से प्राप्त करते हैं और एसी करंट ट्रांसफार्मर से प्राप्त करते हैं, है ना। एसी करंट को दूर दूर तक भेज सकते हैं, डीसी करंट को दूर दूर तक भेज नहीं सकते हैं। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है बच्चों और विभवांतर, तो आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज और विभवांतर होता है 220 वोल्टेज। 220 वोल्टेज इसका विभवांतर होता है वोल्टेज, और 50 हर्ट्ज कर सकते हैं की आवृत्ति होती है। 19वां सवाल है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर। 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है। 20वां सवाल कि स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों की हमें एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है बच्चों, जिसको स्पेक्ट्रम या वर्णपट भी बोलते हैं। वर्णपट क्या होता है, 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी होता है। तो इसे प्राप्त करने के लिए बच्चों किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको जो पढ़ाया गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म, जिसको हिंदी में 3 पार्ट्स बोलते हैं, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। 7 रंगों की रंगीन पट्टी, इंद्रधनुष में भी 7 रंगों की रंगीन पट्टी होता है, तो उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगला जो सवाल है बच्चों 21वां सवाल कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, यानी उत्तल लेंस में अगर हमें बड़ा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु को रखेंगे हम लोग बच्चों फोकस एवं और लेंस के बीच। आप लोग को बताया गया हो बच्चों कि है ना, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है बनता है मुख्य फोकस पर बनता है और बहुत ही छोटा बनता है ना। और अनंत और अगर सी ना वक्रता केंद्र जो है के बीच रखते हैं, है ना, तो बच्चों बढ़ता है प्रतिबिंब बनता है। अगर अनंत और इसके बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में बनता है। सी पर का वस्तु को अगर सी पर प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं तो सी पर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। अगर सी और एफ के बीच, है ना, सी और अगर यहाँ पर प्रकाशित केंद्र को अगर लिया जाए, प्रकाशित केंद्र, है ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच अगर कहीं भी वस्तु को अगर रखते हैं बच्चों लेंस में, तो लेंस में तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा हमेशा बड़ा बनता है वस्तु से। तो वही लिखा गया है फोकस और फोकस, यानी मुख्य फोकस और लेंस के बीच भी रखेंगे तो बच्चों प्रतिबिंब जो है हमेशा बनेगा बड़ा बनेगा, है ना। तो लेंस में जो है फोकस और लेंस के बीच रखेंगे, मुख्य फोकस के बीच, तो हमेशा जो है प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बड़ा, यानी आवर्धित का मतलब बड़ा बनेगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन जो है